हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 67 या पार्ट नंबर 66 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 7 6 से क्या हो रहा है यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 21 हो रहा है, 21 ले यहाँ पर 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर 66 हो रहा है और 66 ले आपको अगला संख्या याद करना है और यहाँ पर क्या हो रहा है 201 हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है 6 से क्या दिख रहा है यहाँ पर 7 दिख रहा है। तो अगर 6 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा और 7 ले क्या लिख रहा है 21 लिख रहा है। तो 7 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 21 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 22 लिख रहा है। तो 21 में अगर 1 को जोड़ देंगे कितना क्या 22 आ जाएगा और 22 ले क्या लिख रहा है 66 लिख रहा है। तो 22 में अगर 3 से गुना करेंगे कितना क्या 66 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे यानी 66 ले क्या करेंगे 66 में 1 को जोड़ देंगे, जब 66 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 67 आ गया। ठीक है, ये 67 आ गया और यहाँ पर 67 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 201 लिख रहा है। तो 67 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना गया 201 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 67 हो जाएगा। तो 67 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो आपको 46 ले समय थे। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 12 है ना, 12 से यानी 46 किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए 12 में क्या करते हैं यहाँ पर यानी 4 से गुना करेंगे बच्चों कितना होता है 48 होता है और 48 में यहाँ पर 2 को माइनस कर लेंगे कितना क्या 46 आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 18 से क्या करेंगे तो 18 में भी क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे तो 18 चूँकि 72 होता है और 72 में 2 को माइनस करेंगे तो कितना क्या यहाँ पर 70 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि सीधी रेखाओं की संख्या कितनी दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि इस आकृति में आपको सीधी रेखा कितनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गया। ठीक है, एक हो गया और यहाँ से यहाँ एक कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए किधर से इसको देखेंगे 3 दिख रहा है, 3 के बाद में यहाँ से क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, और 4 के बाद में देखिए इधर से क्या हो गया 5 हो गया और एक इधर से देखेंगे 6 हो गया और 6 के बाद में देखिए इधर से देखेंगे तो 7 हो गया और 7 के बाद में देखिए इधर से देखेंगे कितना गया 8 आ गया। अभी कितना दिख रहा है 8 दिख रहा है। ठीक है, 8 के बाद में देखिए और दिख रहा है, यानी 8 के बाद में देखिए किधर दिख रहा है यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, ये सीधी रेखा है ना 9 हो गया। 9 के बाद में एक सीधी रेखा, ये देखिए इसको क्या रखते हैं यहाँ पर 10 रखते हैं। ठीक है, अब 10 के बाद में देखिए सीधी रेखा दिख रहा है, ये कितना होगा 11 हो गया और 11 के बाद में देखिए सीधी रेखा दिख रहा है क्या आ गया यहाँ पर 12 गया। ठीक है, 12 दिख रहा है, लेकिन 12 के बाद में और देखिए सीधी रेखा दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों को मिलाएंगे ना 12 की दोनों को मिलाएंगे तो कितना गया यहाँ पर 13 हो गया और इन दोनों को भी मिलाएंगे तो कितना गया यहाँ पर 14 हो गया। कितना का 14 हो गया। यानी इस आकृति यानी इस चित्र में कितने सीधी रेखाओं की संख्या है तो यहाँ पर देखिए 14 हो गए। तो 14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक के ऊपर एक किताब रखी हुई है, यानी यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पर है तो यहाँ पर कुल किताबों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई है। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि एक किताब ऊपर से 18वें, कितने से बोल रहा है ऊपर से, तो ऊपर से कितना है 18वें और नीचे से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो नीचे से भी कितना है 5वें स्थान पर है, तो यहाँ पर कुल किताबों की संख्या कितनी है। देखिए जब कुल किताबों की संख्या पूछेगा, ऊपर से दिया है नीचे से दिया है, जब कुल पूछेगा तो इसमें क्या करेंगे, इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पर -1 कर देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना क्या
18×5 कितना होता है यहाँ पर 23 हो गया। और 23 में से क्या करते हैं 23 है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो गया, ठीक है। और 23 में से -1 कर देंगे, यहाँ पर कितना गया 22 है गया, कितना गया 22 है गया। तो आपसे वही पूछा है कि कुल किताबों की संख्या कितनी है, तो 22 हुआ है। तो 22 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 6 शब्द दिए, इन 6 शब्द को आपको सार्थक क्रम में बताना है, ठीक है। इन 6 शब्द को देखते हैं कि किस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक में बीज दिया है, दूसरा में पौधा दिया है, तीसरा में अंकुरण दिया है, और चौथा में आपको भूनना दिया है, यहाँ पर 5वां में फूल दिया, और यहाँ पर क्या दिया, 6ठा में आपको फल दिया है। देखिए इन 6 शब्द को आपको क्या करेंगे सार्थक क्रम में सजाएंगे। तो सार्थक का मतलब कि 5 शब्द को पढ़ने के बाद में 6 को हमको क्या दिखा, हमको यही दिखा कि एक मान लीजिए पौधे के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा आएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर बीज होगा, जो बीज को रोपेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 नंबर पर बीज है, बीज को रोपेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पौधा बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर पौधा बनेगा, क्या बनेगा, बीज को रोपेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भ्रूण होगा, ठीक है। यानी भ्रूण होगा, उसमें कुछ अंकुर निकलेगा, ठीक है। बीज रोपेंगे, बीज के बाद में भ्रूण होगा, तो भ्रूण कितने पद है, यानी भ्रूण कितने पद है, यहाँ पर 4 पद है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए भ्रूण के बाद में यहाँ पर क्या अंकुरण होगा, वो क्या होगा आपको उसमें अंकुरण निकलेगा, ठीक है। तो अंकुरण कितने पद है, यहाँ पर 3 पद है, इसको 3 रखेंगे। इसके बाद में देखिए 3 का अंकुरण होगा तब तो निकलेगा, तो पौधा बनेगा, ठीक है। एक पौधे कितने पद है, 2 पद है। पौधे के बाद में यहाँ पर क्या लगेगा, फूल लग गया, फूल कितने पद है, 5 पर। और फूल के बाद में यहाँ पर कितना गया, फल आ गया, ठीक है। तो फल आपको 6 पद है। देखिए इनको क्या किया हमको, यानी सार्थक क्रम में, देखिए शब्दों को सार्थक क्रम में दर्शा दिए। सार्थक क्रम में किस प्रकार से सजाए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बीज होगा, उसके बाद में भ्रूणन होगा, यानी भ्रूण होगा, भ्रूण के बाद में अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है पौधा बनेगा, पौधा के बाद में फूल लग गया, फूल लग गया तब तो आपको फल देगा, फल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको इस प्रकार से आपको सार्थक क्रम सजा देंगे। तो सार्थक क्रम देखिए किस प्रकार से सजा है, यहाँ पर 14, 32, 56 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 14, 32, 56 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए नीचे यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल क्या है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे आपको एक आकृति दी है, ठीक है। इस आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि आकृति कहाँ दी है, इस दी है, ठीक है। इस आकृति को हम क्या करते हैं दर्पण में देखते हैं। दर्पण देखिए यहाँ पर एमएन पर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक दर्पण दिया है, इस दर्पण को क्या करते हैं, इस आकृति को इस दर्पण में देखेंगे। जब दर्पण में देखेंगे देखिए ये वाला आपको आकृति क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, ठीक है। देखिए ये वाला जो आकृति है वो आपको सेम दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये वाला जो आकृति है ना, ये वाला आकृति ये जो नीचे दिया है जब दर्पण में देखेंगे तो ये सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। जब दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये छोटा इसको बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पर देखिए ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इसको क्या करता है इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए जब ई वाला ऊपर इसमें क्या दिए ऊपर दिए तो इसमें क्या आएगा, दर्पण में देखेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीचे आ जाएगा, तो नीचे आपको देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इधर बन गया, ठीक है, इस प्रकार से बन गया, ठीक है। देखिए तो अभी इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये आपको वास्तविक आकृति था। अगर इसी आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में देखिए आपको इस प्रकार से आकृति दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 3 दिसंबर 2011 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि 3 दिसंबर यानी 3 दिसंबर 2011 को कौन सा था, शुक्रवार था। तो 3 जनवरी आपको 2012 में बताना है कि कौन सा दिन होगा। देखिए तो यहाँ पर 3 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन, शुक्रवार हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 जनवरी को बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर को और यहाँ पर देखिए 3 जनवरी तक कुल दिनों की संख्या कितना हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 दिसंबर से, ठीक है, ये देखिए दिसंबर हो गया, 3 दिसंबर से लेकर और 3 जनवरी तक कुल दिनों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिसंबर कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का होता है, और 31 में 3 को माइनस कर लेंगे क्योंकि 3 दिसंबर पूछा है। तो कितना गया यहाँ पर 28 दिन हो गया, यानी दिसंबर कितने दिन का हो गया, 28 दिन हो गया। और यहाँ पर जनवरी पूछा है तो जनवरी में कितना रखेंगे,
तो यहाँ पर जनवरी 3 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 3 जनवरी पूछा ना, 3 जनवरी को जोड़ेंगे। 3 में कितना गया, दोनों पर 31 दिन आ गया, इन दोनों कितना गया 31 दिन, यानी 3 दिसंबर 2011 से लेकर और 3 दिसंबर 2012 तक के कुल दिनों की संख्या 31 दिन आ गया। ठीक है, ये कितना दिन आ गया 31 दिन। अब 31 में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 31 हो गया और 31 में क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। जब 31 में 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 28 आ गया, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 31 में से अगर 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। ठीक है, ये शेषफल हो गया, ये कितना दिख रहा है, शेषफल दिख रहा है। जब शेषफल 3 बच गया ना, इसी को क्या करेंगे, जो 3 शेषफल बचा है उसको क्या करेंगे शुक्रवार में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर शुक्रवार में 3 को जोड़ देंगे। जब शुक्रवार में 3 को जोड़ेंगे तो शुक्रवार के बाद में कहते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा सोमवार हो गया। ठीक है, ये सोमवार हो जाएगा, क्या होगा सोमवार है। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि देखिए यहाँ पर पूछा है कि 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, तो 3 जनवरी 2012 को आपको यहाँ पर सोमवार हो जाएगा, क्या होगा सोमवार होगा। ठीक है, तो सोमवार देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको सोमवार लिखा है। ठीक है, यहाँ पर सोमवार हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तितलिया जो है आपको झिलिया से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि माँ जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समझ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो तितलिया है ना, आपको यहाँ पर झिलिया से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तितलिया के बच्चे को क्या बोलते हैं, झिलिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे लिखते हैं, एक क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चे हो गए। ठीक है, बच्चे देखिए तितलिया के बच्चे को यहाँ पर झिलिया बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से माँ के बच्चे को क्या बोलेंगे, शिशु बोलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर क्या बोलेंगे, बच्चे को क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शिशु हो जाएगा, ये शिशु हो गए। तो आपसे वही सवाल पूछा है कि यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो शिशु हो जाएगा। तो शिशु को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो तीनों शब्द आपको किस प्रकार से आपस में समझ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, बंद गोभी दिया है, यहाँ पर सब्जी दिए और यहाँ पर सेम दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से पढ़ने के बाद हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर सबसे कॉमन आपको देखिए सब्जी दिख रही है, यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर सब्जियां दिख रहा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जी हो जाएगा, ये सब्जी होगा। ठीक है, ये सब्जियां दिख रहा है, यानी सबसे कॉमन सब्जी है। सब्जी के अंदर में बंद गोभी भी आती है और यहाँ पर सब्जी के अंदर में सेम भी आता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, दोनों आपको इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम को रखते हैं, ये सेम हो गया, यहाँ पर बंद गोभी हो गया, ये गोभी हो गया। ठीक है, बंद गोभी। देखिए सबसे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सब्जी है। सब्जी के अंदर में यहाँ पर बंद गोभी भी आता है और सब्जी के अंदर में यहाँ पर सेम भी आता है, यानी देखिए तीनों आपको इस प्रकार से समझ हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी संख्या यानी वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर वेन डायग्राम दिए, ये क्या दिया आपको, वेन आरेख दिए। ठीक है, इन वेन आरेख में से बताना क्या है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि कितने, यानी कौन सी संख्या। ठीक है, यानी कौन सी संख्या, इसमें कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि देखिए वर्ग, यहाँ पर दीर्घवृत्त और यहाँ पर त्रिभुज में आती है। ठीक है, यानी तीनों में आती है, वर्ग में, दीर्घवृत्त में, यहाँ पर वृत्त में और यहाँ पर त्रिभुज में भी आती है। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन किसी से संबोधित कर रहा है। ठीक है, देखिए एक क्या दिया आपको, त्रिभुज दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, त्रिभुज दिया, यहाँ पर त्रिभुज है। उसके बाद में देखिए यानी वर्ग कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए ई वाला वर्ग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ई वाला वर्ग हो गया। उसके बाद में दीर्घवृत्त आपको देखिए ई वाला दिख रहा है। ठीक है, आपको इसी में बताना है कि देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो कि वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज तीनों में आती है। देखिए अगर इसको क्या कर रहे हैं, अगर 10 को रखेंगे तो किस में दिख रहा है आपको, 10 में रखेंगे। देखिए इसमें क्या दिए, यहाँ पर वर्ग से हट गया है, जब वर्ग से हटा है त्रिभुजले भी हट गया है, यानी 10 नहीं होगा। देखिए अगर 6 को रखते हैं तो 6 आपको किस में दिख रहा है, खाली आपको वर्ग में दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, दीर्घवृत्त में दिख रहा है, लेकिन त्रिभुज में हट जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमको तीनों को बताना है, यानी वर्ग भी होना चाहिए, दीर्घवृत्त भी होना चाहिए और त्रिभुज होना चाहिए। वो कौन सी एक ऐसी संख्या है, देखिए यहाँ पर एक ऐसी 7 दिख रही है। देखिए 7 दिख रही है जो कि आपको तीनों में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी वर्ग में भी दिख रहा है, देखिए वर्ग में भी दिख रहा है आपको 7 और यहाँ पर त्रिभुज में भी देखिए 7 दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यानी दीर्घवृत्त में भी दिख रहा है 7।
ठीक है, क्या दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, यानी तीनों में, यानी एक ऐसी, देखिए वही आपको सवाल पूछा है कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि यहाँ पर वर्ग, द्विवृत्त और त्रिभुज में आती है। तो यहाँ पर 7 एक ऐसी संख्या है जो कि तीनों में आती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 सही हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके तुरंत बाद यानी संख्या 2 है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए आपको एक क्या दिया, श्रेणी दी है, ठीक है, इन श्रेणी बताना है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कितने श्रेणी हैं जो कि जीरो हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं, ठीक है, कितने ऐसे जीरो हैं, ठीक है, यहाँ पर जीरो रखते हैं। इसमें ऐसे कितने जीरो हैं तुरंत, देखिए तुरंत जिनके तुरंत बाद क्या है, एक संख्या आती है। तुरंत बाद यानी बाद क्या होगा, संख्या आती है। संख्या क्या आती है, 2 आती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, इन श्रृंखला में श्रेणी यानी श्रेणी में ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए जीरो के बाद में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी एक संख्या ऐसे दिख रही। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 0 के बाद में 2 दिख रहा है, एक 2 संख्या दिख गई। 2 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 0 के बाद में फिर 2 आ रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, यानी 3 संख्या दिख गई। यानी इसमें ऐसे देखिए यहाँ बोल रहा है कि श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं, यानी इस श्रेणी में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद क्या है तुरंत यानी यहाँ पर 2 आता है। देखिए तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 दिख गया, यानी इस श्रेणी में ऐसे 3 गो जीरो हैं जिनके पहले क्या दिख रहा है, 2 आता है, ठीक है, बाद में क्या आता है, 2 आता है, पहले नहीं बाद में 2 आता है। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, यानी 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले निष्कर्ष को देखते हैं, यहाँ पर कथन को, तो कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। ये कथन क्या बोल रहा है, कथन में देखिए पहला बोल रहा है यानी कुछ पहाड़ियाँ पठार है, तो कुछ पहाड़ियों को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हो गया, यानी पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। एक कुछ पहाड़ियाँ क्या क्या दिख रहा है, एक कुछ पहाड़ियाँ क्या दिख रहा है, पठार दिख रहा है, तो यहाँ पर पठार को रखते हैं, ठीक है। ये पठार हो गया, ये तो आपको पहला में बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है यानी कुछ पठार मरुस्थल है, लेकिन कुछ जो पठार है ना वो क्या है, मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पर मरुस्थल को रखते हैं, ये मरुस्थल दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है कि सभी मरुस्थल मैदान है, लेकिन सभी जो मरुस्थल है ना क्या है, मैदान है, तो सभी मरुस्थल को यहाँ पर मैदान को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैदान हो गया, सभी मरुस्थल क्या है, मैदान है। इसके बाद में ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन हमको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष आपको पहला में दिया है कुछ मैदान पठार है, जो कुछ मैदान दिख रहा है ना वो पठार दिख रहा है, हमको सही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, यानी मैदान हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पठार दिख रहा है, यानी कुछ मैदान कुछ पठार दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी पहला सही बोल रहा है। दूसरा को देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मैदान पहाड़ियाँ हैं, जो कुछ मैदान, ये मैदान दिख रहे हैं और ये पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, मैदान और पहाड़ियाँ से आपस में समेत कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा गलत बोल रहा है। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि सभी मरुस्थल पहाड़ियाँ हैं, ये सभी मरुस्थल क्या दिख रहा है, पहाड़ियाँ हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर सभी मरुस्थल, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मरुस्थल है, ये सभी मरुस्थल क्या है, ये पहाड़ियाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक आपको सही हो जाएगा और 2 आपको गलत हो गया, यानी इसका मतलब देखते हैं ऑप्शन किस में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।